आने वाले, तो जोरदार वाली क्लैपिंग, और मैंने जैसे हार्ट रिएक्शन दिया आप सभी देंगे और क्लैपिंग भी दे सकते हैं। तो आज के हमारे अमेजिंग सीनियर वेलनेस कोच है डॉक्टर साहब गिरीश जी सर। कम ऑन द स्क्रीन सर, मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सर। मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज का सेशन अपना बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कोरोना टाइम में हमने कुछ वर्ड ऐसे सीखे हैं जो कभी हमने सुने ही नहीं थे। तो उनमें से एक वर्ड तो है इम्यूनिटी, और दूसरा है सैनिटाइजेशन। ये हमने कभी सुने ही नहीं थे, तो आज हम इनके बारे में समझेंगे क्या है ये। और तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं एक मिनट, मैं डॉक्टर गिरीश कुमार, और पिछले 15 महीनों से इस कम्युनिटी में हूँ। मैं इस कम्युनिटी में अपने बच्चे के बढ़ते हुए वजन की वजह से आया। मेरे बच्चे का वजन 11 साल की उम्र में 65 किलो था, जो एक सामान्य बच्चे का नहीं होता है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं ज्वाइन किया, और 2.5 से 3 महीने में उसको आइडियल वेट पे लिया है, और अब वो पिछले 1 साल से उस चीज को मेंटेन भी कर पा रहा है। मैंने भी इसको यूज किया, 10 किलो फैट लॉस किया, और पिछले 1 साल से उस आइडियल वेट को मेंटेन कर पा रहा हूँ। और मैं इस कम्युनिटी में एक लेवल होता है वर्ल्ड टीम, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ अभी। तो ये मेरे फैमिली का रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो। मेरे बेटे का है, मेरा है, हमारे भाई साहब हैं जो भी एक सीनियर डॉक्टर हैं। उनका भी हमने 10 किलो फैट लॉस किया। हमारे मम्मी जो सबसे बुजुर्ग है, 70 साल के आसपास उम्र है, उन्होंने भी 11-12 किलो के आसपास वेट फैट लॉस किया है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का एक अपना शरीर का सुरक्षा प्रणाली है। मतलब अपने शरीर को कैसे बाहर के अटैक से बचाया जा सके। बाहर का अटैक मतलब कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी बाहर की चीज हम जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे कैसे बचता है शरीर। तो जैसे कोई देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है, तो ओनली एक सेना के जो जवान है वो ही काम नहीं करते, इसमें पूरे सिस्टम कार्य करते हैं। उसमें जैसे अपनी मिलिट्री भी काम करती है, अपने एयरफोर्स भी काम करती है, और अपने जल सेना भी काम करती है। एंटायर लीडरशिप एक साथ होकर मीटिंग्स करके डिसीजन लेती है, प्लानिंग करती है। तो इस तरह से हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो शरीर रोगों से लड़ने की ताकत है, उसमें भी कोई एक ऑर्गन नहीं है, पूरा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे जो है वो टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन, केमिकल सिग्नल्स, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें जो सब मिलके हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या है, कैसे बिल्ड होती है, और इसको कैसे अपने सपोर्ट कर सकते हैं अपने खान पान से, अपनी दिनचर्या से। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम में देखो मेन 7-8 तरह की चीजें होती है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो सबसे पहला है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी अपने खून के अंदर है ना, 3 तरह की सेल्स होती है। एक तो रेड कलर की आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी प्लेटलेट। 3 तरह की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। बाकी प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कोशिकाएं 3 तरह की होती है। उनमें से जो डब्लू रेड ब्लड सेल्स है, लाल कलर की, वो ज्यादा होती है संख्या में, इसलिए हमारे खून का रंग लाल होता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो कम होती है। तो अपनी इम्यूनिटी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत अच्छा रोल होता है, मेन रोल इन्हीं का होता है। तो इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे अपने शरीर को प्रोटेक्ट करती है। हड्डियां जो हमारी, हड्डियां जो लंबी हड्डियां हैं, जैसे हाथ की और पाँव की, ये अंदर की तरफ से होलो होती है। होलो मतलब अंदर से खाली होती है। उनके जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो है ना, जो ब्लड सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये बोन मैरो भी ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है। कैसे करेगा ये भी हम जानेंगे। एक ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, ये टी सेल्स बनाती है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज। लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड एक नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी मैं ब्रीफ में बताऊं। लिम्फ नोड जो है, हमारे शरीर में गांठें होती है सफेद कलर की, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ बहता है। तो ये गांठें जैसे अपने गर्दन के आसपास यहाँ पे होती है दोनों तरफ, है ना, और यहाँ पे भी होती है। मतलब कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ये गांठें होती है, जिनके अंदर बाहर से कोई भी इंफेक्शन आता है, सबसे पहले वो ट्रैप हो जाता है लिम्फ नोड में ही। जैसे अपने हाथ में चोट लगी कहीं, तो अपने यहाँ बाजू में, यहाँ इस जगह होती है एक लिम्फ ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी।
पैर में अगर कहीं चोट लगी तो जांग के अंदर लिम्फ नोड होती है, वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। कई पुरानी भाषा में पुराने लोग कहते हैं ना, गोल बन गई चोट की। तो वो गोल का मतलब वो लिम्फ नोड में है ना, जो उस चोट की वजह से जहां भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको वहां उस गांठ में, इस लिम्फ नोड में ट्रैप कर लेते हैं, उसको पूरे बॉडी में फैलने नहीं देते। तो ये लिम्फ नोड के बारे में भी और ज्यादा जानेंगे। स्प्लीन एक हमारा छोटा सा ऑर्गन है बॉडी के अंदर, ये भी हेल्प करता है, ये पुरानी सेल्स को हटाता है। अपने जो ब्लड की सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, 124 दिन उसका जीवन काल होता है। 124 दिन, तो ये अपने ये मान सकते हैं पूरा ब्लड हमारा 124 दिन में रिप्लेस हो जाता है। पुरानी सेल्स हट जाती है, नई सेल्स आ जाती है। तो ये स्प्लीन है जो पुरानी सेल्स को हटाने में मदद करता है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का मतलब ये है कि अपने शरीर के अंदर बाहर से कोई भी एंटीजन या कोई भी बीमार करने वाला विषाणु है, वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी है, वो आ जाता है तो उसके एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट यानी कि जैसे अपना हाथ है, दोनों साइट है, तो एक साइट एक्टिव होती है, जिस एक्टिव साइट से वो जो जिंदा कोशिका, अपनी जिंदा सेल्स है, उसके अटैच हो जाता है और उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है, और फिर उसका सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसका इस्तेमाल खुद अपनी ग्रोथ के लिए करता है। मतलब बैक्टीरिया, वायरस जो घुस गया वो खुद की ग्रोथ करेगा और खुद का डिवीजन करेगा और खुद की संख्या बढ़ाएगा। और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वो प्रभावशाली होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरे बॉडी के आसपास के सारी सेल्स में इंफेक्शन कर देगा और वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा, मतलब आधिपत्य हो जाएगा उनका। तो ये जो एंटीबॉडीज है, ये शरीर से बनाई हुई, अपना शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे बनाई हुई प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या करती है, जैसे ये बैक्टीरिया की एक्टिव साइट है, तो इसके सेम जैसी है ना जो प्रोटीन बनाएगा शरीर, और वो आके ऐसे अटैच हो जाएगी। अटैच होगी तो बैक्टीरिया की एक्टिव साइट तो रही नहीं, एक्टिव साइट नहीं रही तो वो सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये एंटीबॉडी शरीर बनाता है, जो अपने बैक्टीरिया, वायरस या बाहर की कोई भी चीजें हैं उनकी एक्टिव साइट पे चिपक जाती है, और उसको हमारे लाइव सेल, जिंदा कोशिका के अंदर एंट्री नहीं दे पाते, जिससे वो हमारे शरीर को बीमार नहीं कर पाता। इसके अलावा कम बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, और सबसे बड़ा अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है वो है हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन जो है हमारी, स्किन के अंदर ऊपर की दो लेयर होती है, एक तो एपिडर्मिस होती है, दूसरा होता है उसके नीचे डर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसमें भी 5 लेयर होती है। 5 में से जो सबसे नीचे वाली होती है एपिथेलियम लेयर, वो जिंदा कोशिकाओं की होती है, और वो रिप्रोड्यूस करती है बार बार, है ना, नई बढ़ती जाती है, उसको ऊपर भेज दी जाती है। और ऊपर वाली जो 2 से 3 लेयर है वो बिल्कुल मृत कोशिकाओं की होती है, यानी जिंदा कोशिकाएं नहीं होती। अगर जिंदा कोशिकाएं हो ऊपर वाली, तो अपने इन्वायरमेंट में इतना इन्फेक्शन है, इतने बैक्टीरिया है, इतने वायरस है, वो उस जिंदा कोशिका के सीधे संपर्क में आएंगे और हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम इन्फेक्शन से, हमारा सबसे बड़ा जो ऑर्गन है बचाने वाला, वो हमारी स्किन है। स्किन के 5 जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसमें 5 लेयर होती है। 5 में से जो सबसे नीचे वाली है वो जिंदा कोशिकाओं की होती है, और धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ती जाती है, और ऊपर 2 से 3 लेयर है वो निष्क्रिय होती है, बिल्कुल मृत कोशिकाओं की होती है। तो उसके अंदर मृत कोशिकाओं में न्यूट्रिशन नहीं होता, और उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता तो उनमें इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया, वायरस भी अगर चले भी जाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारा इम्यूनिटी का, वो है स्किन। ये तो हो गया बाहर की बात। फिर नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे अंदर की तरफ, जैसे अपने मुंह के अंदर अंदर गीला रहता है, तो एक श्लेष्मा की लेयर होती है या म्यूकस की लेयर होती है, जो भी प्रोटेक्शन देती है, वो लाइव बैक्टीरिया, वायरस को हमारे शरीर में एंट्री से रोकती है। और ये पूरी हमारी अंदर, खाने के साथ भी तो इन्फेक्शन ले सकते हैं हम, खराब सड़ा गला खाना भी तो खा लेते हैं, तो उससे कौन बचाएगा, वो तो हमारे शरीर में चला गया। तो उससे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन बचाती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी पूरी आंतों के अंदर, अंदर के जितने भी ऑर्गन है सबके अंदर की तरफ होती है। तो ये बैक्टीरिया, वायरस को अपने शरीर के अंदर नहीं जाने देती भोजन। और तीसरा हमारा जो भोजन हमने खाया उसके बाद वो स्टोमक में जाता है, पेट के अंदर। तो स्टोमक के अंदर भी अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वो बैक्टीरिया को अंदर तो बॉडी में एंटर नहीं करने देगी, लेकिन वो जिंदा बैक्टीरिया है या वायरस है उसको मारने के लिए कुछ भोजन को पचाने वाले रस होते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आमाशय में अपने स्टोमक के अंदर सिक्रिट होता है, और वो इतना खतरनाक एसिड होता है कि अगर उसके अंदर आप अगर ब्लेड को डाल के रख दो ना 2 घंटे के लिए, तो ब्लेड भी गल जाती है।
इतना जबरदस्त एसिड होता है, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस कहाँ बचेंगे। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बैक्टीरिया वायरस को भी मार देता है ना। तो लेकिन अब ये एक सवाल ये भी उठता है कि इतना खतरनाक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ता है, तो जो लोहे को भी गला सकता है, हड्डी को भी गला सकता है, तो शरीर को क्यों नहीं गला रहा, है ना। तो शरीर को इसलिए नहीं गला रहा क्योंकि अंदर अपने स्टोमक के अंदर भी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस की एक परत होती है, उस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का असर नहीं होता, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बैक्टीरियाज को तो मार देगा, लेकिन अपने शरीर को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, अपनी पूरी आंतों के अंदर है, अपने स्टोमक में। तो सबसे बड़े ये दो ही ऑर्गन है जो हमारे शरीर को बाहर के इन्फेक्शन से बचाते हैं, बाहर की तरफ स्किन और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम ये इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, तो मेनली दो तरह की होती है। एक तो है जो जन्म से ही हमारे साथ हो, बच्चा जन्म लेता है जब से ही वो इम्यूनिटी हमारे साथ हो, और दूसरा हम बाहर आके वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे अभी हमने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। और बच्चों में 8 तरह की वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस की लगती है, टीबी की लगती है, और चेचक की लगती है, पोक्स की लगती है। तो ये बहुत सारी है। तो हम सबसे पहले जो जन्मजात जन्म से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे पहली हमारी सुरक्षा लाइन है, जैसे हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों, बच्चा जन्म लेता है उसके स्किन भी होती है, और मुंह के अंदर से पूरी आंतों में सब जगह इस म्यूकस मेम्ब्रेन भी, तो ये जन्म से होती है। दूसरा स्टोमक एसिड, स्टोमक एसिड अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने बात की कि ये भी नेचुरली बनता है, और ये भी अगर कुछ इन्फेक्टेड हमने खा लिया तो उसको खत्म करता है। और कुछ सेल्स होती है, इम्यून सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये भी हमारे शरीर के अंदर ही बढ़ती है। और बाद में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 2 से 3 दिन में जो गाढ़ा दूध जो माँ का वो पीता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती है, बहुत सारी ऐसी इम्यून सेल्स होती है, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम 3 महीने तक डेवलप होने में 3 महीने का टाइम लगता है लगभग। तो 3 महीने तक उसको इन्फेक्शन से कौन बचाएगा, तो वो माँ का दूध ही बचाता है, क्योंकि माँ के दूध से उनको इम्यून सेल्स भी मिल रही है, और ऐसी प्रोटीन्स भी मिल रही है जो हमारे शरीर को आवश्यक है बाहर के इन्फेक्शन को बचाने में। तो माँ का दूध शुरुआत के दिनों में 3 महीने तक अति आवश्यक है। अ, तो ये तो हमको ये हमारी जन्मजात इम्यूनिटी जन्म से जो हमको मिलती है। तीसरा सेकंड है हमारा जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे बच्चा जन्म हो गया तो सबसे पहले हम टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो और फिर बाद में उसका लगता है, चिक्स का लगता है, हेपेटाइटिस के 3 लगते हैं 1 1 महीने के इंटरवल पे, और ट्यूबरकुलोसिस के। तो ये बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं। अब थोड़ा सा मैं इम्यूनिटी के बारे में बताऊं, वैक्सीन कैसे इम्यूनिटी डेवलप करती है हमारे शरीर में। देखो, एक पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जब उसको कोई लड़के या हरा नहीं सकता था, बहुत पावरफुल होता था, तो उस टाइम है ना जो उनके पास में है ना कुछ नृत्य करने वाली महिलाओं को भेजते थे, जिनको विष कन्याएं बोलते थे। विष कन्या का अगर वो काट भी ले किसी को तो सांप की तरह जहर होता है उसके अंदर, और वो राजा मर जाता था बिना लड़ाई के। तो ये विष कन्याएं किस तरह से तैयार होती है, वो सेम हमारा ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो वैक्सीन की तरह काम करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, जो लड़कियां होती थी पहले, उनको शुरुआत में जन्म से ही सांप का या कोई भी जहर कम मात्रा में दिया जाता था, जिससे वो बीमार नहीं हो। कहीं कम मात्रा में वो जहर देते थे जिससे वो बीमार नहीं हो, और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते थे। पहले दिन ½ ml दिया, फिर 2 3 दिन बाद 1 ml किया, फिर 1.5 ml, ऐसे बढ़ाते जाते थे। और एक समय ऐसा आ जाता था तो उसको 10 ml या 20 ml या गिलास भर के भी जहर दे दिया तो उसकी बॉडी में वो अडेप्ट हो जाती थी, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसके खून के अंदर इतना जहर बढ़ जाता था कि वो किसी को काटे तो वो मर जाए। तो इस तरह से ये तैयार करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के में ऐसा ही हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य ने तैयार किया था, जब उनको ये सिस्टम पता था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी इस तरह से है ना जो ये जहर है, विष है, ये देना स्टार्ट किया कि को भी भविष्य में इस तरह से भी इसको कोई हरा न पाए। इसीलिए एक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे जिन्होंने पूरे विश्व में विजेता हासिल की थी। तो ऐसे ही हमारी ये इम्यूनिटी में जो वैक्सीन हम लगाते हैं, उसमें ऐसे बैक्टीरिया, जैसे अभी कोरोना की बात करें हम, कोरोना के अंदर जो वायरस था, उस वायरस को इनएक्टिव किया पहले तो।
इनएक्टिव यानी मार दिया कैसे भी, वो इनएक्टिव करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको इनएक्टिव करके उसकी इतनी डोज हमारे शरीर में दी कि वो हमारे शरीर को बीमार नहीं करे। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई इन्फेक्शन अपने बॉडी में चला गया, जैसे मान लो अपन ने खाने कोई चोट लगी और उसमें से 100 200 500 1000 बैक्टीरिया अंदर चले गए, तो क्या वो 1000 बैक्टीरिया हमारे सैकड़ों जो सेल्स हैं उस पर कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो सबसे पहले हमारे शरीर में जाएंगे, फिर हमारी लाइव सेल का जो भी न्यूट्रिशन है वो खाएंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। जब करोड़ों में उनकी संख्या हो जाएगी उसके बाद बीमारी के लक्षण आते हैं, है ना? तो ऐसे ही है ना, जो अगर हम लो क्वांटिटी में जहर हो या जो बीमारी से लड़, जैसे बैक्टीरिया कोरोना की वैक्सीन में लो क्वांटिटी में हमने वो वायरस या बैक्टीरिया दिया शरीर के अंदर, और वो वायरस और बैक्टीरिया जो है देने से शरीर में 1000 2000 5000 जो भी उनकी संख्या है, तो वो इतने बड़े शरीर को बीमार नहीं कर सकती। तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बाहर से कुछ भी आया तो हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी जो बाहर से बैक्टीरिया है उसकी एक्टिव साइट में चिपक के उसको इनएक्टिव कर देती है। तो फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा एंटीबॉडी बन जाती है कि बाहर से अगर ज्यादा मात्रा में भी इंफेक्शन आ गया तो हम बीमार नहीं होते। तो ये मेन वैक्सीन बनाने का तरीका है। हम लो क्वांटिटी में जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया वो डालते हैं, और इतनी मात्रा में डालते हैं कि वो मेरे शरीर को बीमार ना करे। जैसे अगर ये लाइव वैक्सीन थी कोरोना की, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती तो यही वायरस है हमारे शरीर को कोरोना से बीमार भी कर देता है। लेकिन क्वांटिटी कैलकुलेट करके इतनी डाली जाती है कि वो हमको बीमार ना करे और हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाए। और एंटीबॉडी एक बार बन गई तो वो रेप्लिकेट होती है, बढ़ती जाती है। अब बाहर से ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन भी आ गया तो हमारा शरीर उससे लड़ लेगा, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है। तो इस तरह से ये वैक्सीन हमारे काम करती है। अब ये थोड़ा सा मैं फ्लो डायग्राम से बताना चाहूंगा कैसे काम करती है। जैसे कोई इन्फेक्शन सबसे पहले आएगा तो उसकी पहचान होगी, शरीर में कौन सा ऑर्गन उसको डीएक्टिवेट करेगा, और फिर बाद में उसका इम्यून रेस्पॉन्स होएगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताऊं कि अगर जैसे कोई बैक्टीरिया अपने नाक के थ्रू या आंख के थ्रू अंदर चला गया, तो सबसे पहले पहचान होगी भाई किस तरह का बैक्टीरिया है। और फिर बाद में इसमें अगर ये एक्टिव साइट है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बन के उसको इनएक्टिव कर देगी। या फिर अपने मैक्रोफेजेस होती है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो बड़ी उनकी है ना साइज बड़ी होती है, वो कई बार आके पूरे बैक्टीरिया को ही खा जाती है। बैक्टीरिया खत्म हो जाता है तो अटैक करके उस पर हमला करेंगी। और फिर बाद में जब व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को खा गई तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स खुद भी खराब हो जाती है, वो है शरीर के काम की नहीं रहती है, तो उसकी सफाई करके उसको भी शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो जैसे अपने चोट लगती है उसमें जो पस बनती है मवाद, वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही होती है जो इन्फेक्शन को ट्रैप करके बैठी हुई रहती है, तो उसको भी हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता है, और ये सिस्टम पूरा मेमोरी दिमाग के हिसाब से चलता है। अब नेक्स्ट हम व्हाइट ब्लड सेल्स में देखो बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन अपने जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो तीन ही होती है। तो इन तीन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो है न्यूट्रोफिल्स। ये जब भी बैक्टीरिया फंगस या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से, ब्लड में तो होती है, ब्लड के माध्यम से उस साइट पे पहुंच जाती है जहाँ इन्फेक्शन है, और उनको उनसे लड़ती है, खत्म करती है। जो भी उनका सिस्टम है वो डिटेल हो जाएगी, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस अपनी न्यूट्रोफिल्स है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल पहुंचती है। सेकेंड नंबर पे है लिम्फोसाइट्स। ये सारी डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स है तीनों। लिम्फोसाइट में दो तरह की सेल होती है, बी सेल और टी सेल। बी सेल है जो एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी यानी कि जो एक्टिव साइट है उसके सिमिलर एक प्रोटीन बनाती है जो उसकी एक्टिव साइट पे चिपक जाता है और उस बैक्टीरिया वायरस को इनएक्टिव कर देता है ना। तो ये एंटीबॉडी बनाती है बी सेल्स। और टी सेल है वो क्या करती है, इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है, यानी जिस सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस घुस गया, अंदर चला गया, उसको भी नष्ट करती है टी सेल्स। और तीसरा है मैक्रोफेजेस। ये सबसे बड़े साइज में होती है। ये आके पूरे इन्फेक्टेड सेल हो चाहे बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस है उस पूरे को खा जाती है, पूरे को एंगल्फ करके नष्ट करती है। तो ये तीन तरह की सेल्स जो इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। बाकी ब्लड सेल्स तो बहुत भी और भी होती है। तो अब एक स्वेलिंग इन्फ्लामेशन पे अभी लेटेस्ट हमारा टॉपिक हुआ था। इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन। सूजन एक इम्यून रेस्पॉन्स ही है। अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन चला गया अपने अंदर
तो सबसे पहले स्वेलिंग आएगी। जैसे चोट भी लग गई हमारे, तो चोट लगने से क्या होगी, ऊपर से जो डेड सेल्स की जो लेयर है स्किन की, वो हट जाएगी और लाइव सेल एक्सपोज हो जाएगी इन्वायरमेंट में। अब लाइव सेल में तो इन्वायरमेंट में इतने हवा के अंदर ही इतने बैक्टीरिया वायरस है, सीधे लाइव सेल मिलेगी उसमें अंदर चली जाएंगी, इन्फेक्शन करेंगी। तो उस जगह स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आने का मतलब है कि उस जगह ब्लड की सप्लाई बढ़ गई। जब भी रेडनेस हो जाती है इन्फ्लामेशन के साथ में, तो रेडनेस, वहां ब्लड की सप्लाई बढ़ गई, और ब्लड की सप्लाई के अंदर की वजह से रेडनेस होगी, और जो सूजन आ रही है उसके अंदर, वो सूजन आएगी व्हाइट ब्लड सेल्स की, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, जो अभी तीनों तरह की अपन ने ये सेल्स देखी थी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनकी मात्रा वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वहां आसपास जो लाइफ सेल में इंफेक्शन है उसको वो खत्म करेंगी। और मैक्रोफेजेस उसमें जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको भी डैम खा जाएंगी, और जो बाहर से कोई बैक्टीरिया उसको भी, और वहां पस बढ़ने लग जाएगी। वो पस कुछ नहीं है, हमारी मैक्रोफेजेज ही है जो इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर रही है, और पस के रूप में इकट्ठी हो जाती है। उसको हम जैसे ही रिमूव करते हैं, ऊपर से एंटीबायोटिक लगाते हैं, बिल्कुल हीलिंग हो जाती है, क्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा गट हेल्थ। गट हेल्थ है यानी कि हमारा आंतों का सिस्टम। तो गट हेल्थ और इम्यूनिटी का तो बहुत लंबा और बहुत गहन संबंध है, क्योंकि जब तक हम न्यूट्रिशन के रूप में अपने पोषक तत्व जो भी भोजन से लेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण आंतों से ही होएगा। अगर गट हेल्थ सही नहीं होगी, तो वो अवशोषण ही नहीं होएगा, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलेगा ही नहीं। हम कितना ही विटामिन B12 खा लें, कितनी ही प्रोटीन खा लें, अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो हमारे शरीर के लगेगा ही नहीं, अवशोषित ही नहीं होगा। और देखो, बैक्टीरिया भी कुछ है, हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ अनहेल्दी भी होते हैं। तो अनहेल्दी बैक्टीरिया शरीर को बीमार करते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तब हम दही खाते हैं, दही के अंदर भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर के गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो शरीर अपने लंबे टाइम तक किसी तरह की कोई दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, वो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। तो लंबे समय तक हमको एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं लेना, और तुरंत बीमार होते ही तुरंत ही दवा ना लें। पहले अपने प्रयास करें कि अपने जो हर्बल चीजों से या आयुर्वेदिक चीजों से अगर ठीक हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। अगर आप लंबे टाइम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होएगी। तो हमारी गेट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम अपने अपने प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एलो कंसंट्रेट आता है, एलो टैबलेट्स आती है, हमारी गेट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का भी बहुत गहरा संबंध है। न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर मात्रा में मिलेगा, तो हमारी इम्यूनिटी को वो सपोर्ट करेगा, बूस्ट नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। इम्यून सिस्टम तो हमारे शरीर का खुद का ही है, 8 तरह के सिस्टम उसमें काम करते हैं। हमको उसको सपोर्ट चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन दे के हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन की बात तो ज्यादा हम करेंगे नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन पे रोज ही बात होती है। अच्छे क्वालिटी की प्रोटीन होनी चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, धूप, ये सारी चीजें, और जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें हमको प्रॉपर मात्रा में हमारे भोजन में होएगी, तो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो विटामिन C, नींबू और सिट्रस फ्रूट्स, मौसमी, नारंगी वगैरह ये ले लेते हैं तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होएगी। तो खाली इम्यूनिटी बूस्ट एक ही चीज से नहीं होती, ये पूरा सिस्टम होता है। हर न्यूट्रिशन चाहिए हमको, हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमको, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, जब जाके हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलेगा। ओनली विटामिन C से कुछ नहीं होता। कुछ लोग विटामिन C की टैबलेट्स ले लेते हैं कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी विटामिन C, तो अकेला विटामिन C कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और नींद, हमारे देखो घूम फिर के वही सारे टॉपिक आते हैं जो हम पहले पढ़ते हैं। हम अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी नींद, स्ट्रेस, ये 3-4 चीजें जो कॉमन है, हर लेक्चर के अंदर ये आएंगे, क्योंकि इनके बिना तो एक स्वस्थ व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो अच्छी नींद की क्वालिटी नींद होनी चाहिए अपने, 5 से 6 घंटे क्वालिटी नींद, अगर क्वालिटी नहीं है तो 7 से 9 घंटे की नींद हमको जरूरी है। इसमें हमारा शरीर रिकवरी मोड में चला जाता है, हमारे शरीर में पूरे दिन में जो भी डैमेज होते हैं उससे रिकवरी होती है, स्ट्रेस कम होता है, और तीसरा ओवरऑल हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और इम्यूनिटी बूस्ट, यानी कि अपने को प्रोटीन्स चाहिए होती है, वो इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारे एंटीबॉडी बनाती है, वो भी रात में सोते वक्त ही बनती है। आपने देखा होगा, जब व्यक्ति बीमार होता है तो ज्यादा टाइम सोता ही है, रेस्ट करता है, क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, जब भी उसके नई प्रोटीन्स बनेगी और इम्यून सेल्स बनेंगी जो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाएंगी। एक्सरसाइज,
ये भी पहले वाला ही टॉपिक आ गया। बिना एक्सरसाइज के इम्यूनिटी डेवलप हो ही नहीं सकती। तो एक्सरसाइज भी हमको रेगुलर करनी है, 8 से 10 हजार कदम रोज चलना है ना। तो 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें हमको करनी है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले एक पूरा सेशन हो चुका है। तो इसमें 4-5 चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना है, इससे दिमाग फोकस और एकाग्र रहता है। डीप ब्रीदिंग करेंगे, 4-4-6, यानी 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लें, फिर 4 सेकंड होल्ड रखें और 6 सेकंड में निकालें। 10 से 15 बार ऐसे करें, आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। योगा रेगुलर करें, एक्सरसाइज और अच्छी नींद, और लोगों से कनेक्टेड रहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अकेला, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति है, गाय भैंस है, वो अकेले रह सकते हैं, उनको बांध के अकेले बांध सकते हैं आप। लेकिन हम सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक व्यक्ति या तो इंसान है, या दीमक है, या चींटी है, या मधुमक्खी। ये 4-5 तरह के है जो सामाजिक है, ये अकेले नहीं रह सकते। तो हमको अकेले नहीं रहना, मोबाइल लेके एक कोने में नहीं बैठना है, इसमें कनेक्टेड रहना है अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, और अपने कम्युनिटी से। तो ये सब हमको मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा पानी, इम्यूनिटी में पानी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम पे और सही तरीके से नहीं पियोगे तो ये भी आपकी इम्यूनिटी डाउन कर देगा। क्योंकि पानी के अंदर घुल के ही हमारा सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। आप पानी नहीं पियोगे तो हमने जो भी खाया है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर में जाएगा ही नहीं। तो इनडायरेक्टली पानी भी बहुत जरूरी है। टाइम टाइम पे, हर 1 से 2 घंटे के इंटरवल पे हमको रेगुलर पानी पीते रहना है, और शरीर को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा इम्यूनिटी में कमजोर किन लोगों की होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले तो जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है रात के टाइम ही, जब हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर रिकवरी मोड में होता है। तो हमको लगातार अच्छी नींद भी लेनी है। स्मोकिंग या किसी भी तरह का कोई जो किसी भी तरह का अपने को अल्कोहल, स्मोकिंग, नशे वाली चीजें, ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। हमको एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी, सेडेंट्री नहीं रखनी। अगर किसी का डेस्क जॉब भी है, बैठे रहने का जॉब भी है, तो हर आधे से 1 घंटे में उठे, 50-100 कदम चले। और ज्यादा बेटर तो ये सीढ़ियां हो तो 2 चक्कर सीढ़ियों के लगा ले। एक्टिव रहना है हमको, बैठे हुए नहीं रहना। अगर बेड सिटिंग जॉब है तो भी अपने आप को एक्टिव रखना है। न्यूट्रिशन, गुड क्वालिटी का न्यूट्रिशन लेना। और हमारे पास तो दुनिया का 1 नंबर का न्यूट्रिशन है, उसका पूरा दोनों टाइम इस्तेमाल करें, एसएमएस प्लान करें। सुबह शेक, दिन में अपना घर का खाना, और शाम को शेक। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री करने के तरीका भी हमने बताई दिए। तो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और अपने भोजन के अंदर, जो दिन में हम अपने खुद का भोजन, घर का खाना खा रहे हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा वाली चीजें बढ़ाएं। हमारे रेगुलर खाने के अंदर जो है, फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। तो आप गूगल से सर्च कीजिए, चैट जीपीटी से सर्च कीजिए कि किस खाने में प्रोटीन ज्यादा होती है, उन चीजों को अपने खाने के अंदर ऐड कीजिए ना। इसके अलावा हमारी हाइजीन का भी थोड़ा ध्यान रखना है। हाइजीन मतलब ज्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनना, घर में साफ सफाई रखना। हाइजीन अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा कुछ हेल्थ क्रोनिक कंडीशन है लंबे समय से जिनकी चल रही है, उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और हम इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते, सपोर्ट करते। बूस्ट यानी कि अगर हमने कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी 10 गुना बढ़ गई ये चीजें लेने से, विटामिन सी लेने से, अच्छी प्रोटीन लेने से, तो इनसे नहीं बढ़ती। हमारा खुद का इम्यूनिटी सिस्टम है। पूरे सिस्टम में 8 से 10 तरह के काम होते हैं, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसके अलावा प्रोटीन्स है, केमिकल्स हैं कुछ। ये सारा एक पूरा सिस्टम है इम्यूनिटी का। उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बूस्ट नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो ये चीज समझने वाली है, हमको इम्यूनिटी को सपोर्ट करना है, बूस्ट नहीं करना। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी के लिए, देखो ये सारे पॉइंट्स वही आते हैं जो हम रोज बात करते हैं। यानी कि अपने एक एक पॉइंट की है ना, हर जगह आवश्यकता है हमको। बैलेंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात हम रोज करते हैं। न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर चाहिए। पोषक तत्व 6 होते हैं, 6 में एक पानी होता है। पानी को भी पोषक तत्व मानते हैं। ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन और मिनरल्स। तो ये प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। इसमें क्या होता है, खाने में सारी चीजें तो है, लेकिन वो प्रॉपर अनुपात में नहीं है जो हमको शरीर में चाहिए। अब हमारे जो घर के खाने में क्या होता है,
फैट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को किसी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर चावल कार्बोहाइड्रेट। अब एक चीज और बताऊं, अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है शरीर की, वो हमारी रोटी से ही पूरी होती है, क्योंकि हम प्रोटीन का अलग से कोई सोर्स नहीं लेते। हम सोयाबीन लेते हैं या दाल लेते हैं, कितनी लेते हैं? एक व्यक्ति 100 ग्राम भी नहीं ले पाता, यानी 150 ग्राम दाल बनाएंगे, उसमें भी 4 लोग खाएंगे घर में, तो एक व्यक्ति को कितनी सी मिली? 25 से 30 ग्राम। और उस 30 ग्राम में भी मात्र है ना जो 10 से 12 ग्राम % प्रोटीन है, यानी कि 1 ग्राम या 2 ग्राम भी प्रोटीन नहीं मिलेगी। तो हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो गेहूं से पूरी हो रही है। और गेहूं के अंदर 10 से 12% प्रोटीन होता है। अगर एक व्यक्ति 200 ग्राम रोटी खाता है, 200 ग्राम आटे की, तो उसके अंदर लगभग 24 ग्राम प्रोटीन हो गया। लेकिन जो गेहूं का प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, हमने प्रोटीन वाले क्लास में सीखा, क्योंकि जो 9 आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं वो पूरे नहीं होते, 6 7 इतने या 5 इतने ही होते। तो खाली रोटी से काम नहीं चलेगा, हमको दाल उसमें ऐड करनी पड़ेगी, हमको सोयाबीन उसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वालिटी प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोडक्ट में होता है, दूध दही मीट मछली वगैरह इनमें। तो जो वेजिटेरियन है उनको तो है ना, जो मिक्स करके 3 4 चीजें, दाल भी सिंगल नहीं लेनी है, 3 4 दालों का मिक्स करेंगे, हो सकता है 3 अमीनो एसिड किसी से मिल जाए, 3 किसी से, और हमारी प्रोटीन कंप्लीट हो जाए। तो कभी सिंगल एक दाल का यूज ना करें, मिक्स दाल लें, राजमा चना, ये सारी चीजें ऐड करें। तो हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, और कुछ लोग यार रोटी ही कम कर देते हैं डाइटिंग में, क्योंकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही रोटी से पूरी हो रही है, और वो भी कम कर दिया आपने, तो शरीर को प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? प्रोटीन कुछ नया ऐड करते नहीं है, कि हम कोई सप्लीमेंट नहीं लेंगे, तो वो उल्टा वीकनेस होती जाएगी उसका। वेट लॉस होएगा, लेकिन फैट लॉस, वेट लॉस होएगा जो मसल्स का होएगा, फैट का वेट लॉस नहीं होएगा, है ना? तो ये समझने वाली चीजें हैं। अपन को डाइट है उसको बैलेंस करना है, कैसे करना है उसके लिए आपके कोच ज्यादा और अच्छे से गाइड कर पाएंगे आपको। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है हमको, एक्सरसाइज में भी हमको 3 दिन लगभग कार्डियो करनी है, 3 दिन 3 से 4 दिन हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, दोनों तरह की हमको एक्सरसाइज करनी है। नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 4 से 6 घंटे नींद, 5 से 6 घंटे क्वालिटी नींद। अगर क्वालिटी नींद नहीं ले पा रहे तो 7 से 8 घंटे उसको नींद लेनी पड़ेगी। टाइम टाइम पर पानी पीते रहे, अपने शरीर को हाइड्रेट रखे, स्ट्रेस के लेवल को कम रखे, उसको हावी ना होने दे, और से जो नशे वाली चीजें हैं, उनसे दूरी बना के रखें। और जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो तो कम से कम यूज में लें, क्योंकि वैक्सीन है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। एक वैक्सीन जो लग जाती है, पूरे जीवन में वो बीमारी अपने शरीर में आ नहीं सकती, क्योंकि हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है, और वो एंटीबॉडी अगर हैवी इन्फेक्शन भी आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने की कला हमारे शरीर ने सीख ली थी, एंटीबॉडी बनाने की। तो हमारे बीमार नहीं होंगे हम। तो वैक्सीन जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो तो कम से कम लगवाएं, बाकी वैक्सीन और भी बहुत सारी होती है। आजकल तो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर की छोटी बच्चियों के अंदर वैक्सीन लगती है, गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर लग रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने, आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चेदानी का कैंसर, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चियों को लगवा रही, 14 से 15 साल की जो बच्ची है उनको इसकी वैक्सीन लग रही। तो धीरे धीरे हो सकता है राजस्थान में भी आ जाए, दिल्ली में भी चल रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन आए उनके लिए कभी नाग ना करें, वो जरूर लगवाएं, क्योंकि वो बहुत रिसर्च के साथ बनाई जाती है। कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है जब जाके उसको शेड्यूल में डाला जाता है। बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन जब बीमारी हो जाती है जब उसको शेड्यूल में डाला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है, और इतने ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च करने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है जब भी करती है। तो जो भी वैक्सीन हमारे हाथ लगती है वो बहुत कॉमन होती है और बहुत ज्यादा अपने को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो शेड्यूल में डाली हुई है। तो सरकारी जो भी वैक्सीन है उनको जरूर लगवाएं। इसके अलावा हमारे डेली रूटीन के अंदर अपने सनलाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अब कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो फ्लैट सिस्टम है शहरों के अंदर, धूप तो उनके चेहरे पे कभी टच ही नहीं होती, तो उसमें हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहेगी। तो हमको सन का एक्सपोजर जरूरी है, रोज लगभग 10 मिनट हमको सन के एक्सपोजर में, और अपने एक्टिव रहना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, और फिजिकल एक्टिविटी हमको हमेशा रखनी है, 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। रात के टाइम कम लाइट में स्क्रीन का यूज नहीं करना है, कम लाइट में। अगर आप स्क्रीन लैपटॉप देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो लाइट ऑन करके देखें, कम लाइट में ना देखें। और कोशिश ये करें रात को सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बना ले, पर्याप्त पानी पीते रहे,
और स्ट्रेस को हावी ना होने दे। तो ये मेरा आज का सेशन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। बैक टू एमसी संतोष मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार आज तो जबरदस्त आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि बातों में ही जैसे सर ने बताया तो इम्यूनिटी तो बढ़ी गई ना, लेकिन वो क्लैपिंग से पता चलेगा। केसर मैम आप हाथों से भी कर सकते हैं, हाथों से